गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में हम पढ़ रहे थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी के अधीन जो शासन किया, प्रथम काउंसिल के रूप में शासन किया, वो हमने अपने 2 पार्ट्स में अध्ययन कर लिया था। आज हम नेपोलियन बोनापार्ट के आंतरिक सुधारों के विषय में अध्ययन करेंगे। इन सुधारों में जो विशेष रूप से जो कोड ऑफ नेपोलियन है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। नेपोलियन कोड के बारे में हम अध्ययन करने से पहले उसके कुछ आंतरिक सुधार है, उनके बारे में देखते हैं कि नेपोलियन ने आंतरिक सुधारों में इस प्रकार कार्य किया कि ये एक स्थायी योगदान बन गए और नेपोलियन को इसके लिए अमर बना दिया गया। हेज ने अपनी पुस्तक मॉडर्न यूरोप टू 1817 में लिखा है कि काउंसिलेट का काल फ्रांस की संस्थाओं के विकास में बोनापार्ट का मुख्य व सर्वाधिक स्थायी योगदान था। नेपोलियन के जो आर्थिक सुधारों में सबसे पहले हम कह सकते हैं कि 1800 में नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करी, जो देश की सबसे शक्तिशाली वित्तीय संस्था बन गई। बैंक ऑफ फ्रांस ने जहां एक ओर सरकारी ऋण व राजस्व संग्रह की व्यवस्था को सुचारू रूप से नियंत्रित किया, वहीं दूसरी ओर कम ब्याज पर ऋण देकर वाणिज्य को भी बढ़ावा दिया। 1803 में बैंक ऑफ फ्रांस को नोट जारी करने का भी अधिकार दिया। नेपोलियन ने ऐसी व्यवस्था करी कि अभियानों के खर्चों का बोझ जनता पर नहीं पड़े, अतः कई खर्चे उसने पराजित राष्ट्रों से ही वसूल करे। नेपोलियन के सामाजिक सुधारों में हम देखते हैं कि पहले जो जनता थी वो पादरी तंत्र के आतंक से भयभीत थी। नेपोलियन ने उन्हें रोजगार व सुरक्षा का आश्वासन दिया और उन्हें जो जनता फ्रांस से चली गई थी उनको वापस फ्रांस में बसाया। नेपोलियन ने सामंती विशेषाधिकारों को कभी स्वीकार नहीं किया। उसने सामाजिक समानता के सिद्धांत पर विश्वास किया, लेकिन उसका ये जरूर कहना था कि योग्य व प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों को विशेष स्थान मिलना चाहिए। इसी दृष्टि से उसने द लीजन ऑफ ऑनर की स्थापना करी। इसी के पश्चात नेपोलियन की जो शिक्षा की जो राष्ट्रीय पद्धति थी वह उसने प्रचलित करी, जिसमें उसने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, विश्वविद्यालय, तकनीकी, व्यावसायिक, सैनिक सभी प्रकार की शिक्षाओं की व्यवस्था करी। नेपोलियन ने इसके लिए एक पेरिस विश्वविद्यालय का गठन किया और इस विश्वविद्यालय को यहाँ पर शैक्षिक एकरूपता बनाए रखने का दायित्व सौंपा। इस विश्वविद्यालय में अधिकारी व शिक्षकों की भी नियुक्ति करी और उनके लिए प्रशिक्षण के लिए एक नॉर्मल स्कूल खोला गया। नेपोलियन का मुख्य ध्येय यह था कि ईसाई धर्म के नैतिक सिद्धांतों में विश्वास किया जाए और राज्य के जो प्रमुख व्यक्ति थे वो नेपोलियन के प्रति स्वामी भक्ति रखे। इसके लिए नेपोलियन ने एक धार्मिक व्यवस्था भी आरंभ करी। नेपोलियन के प्रयासों के फलस्वरूप फ्रांस की सरकार व पोप के मध्य 1801 में एक धर्म संधि संपन्न हुई। इस धर्म संधि के माध्यम से फ्रांस में कैथोलिक ईसाई धर्म को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई। नेपोलियन ने कहा कि लोगों में के पास धर्म अवश्य होना चाहिए, लेकिन वह धर्म सरकार के हाथों में होना चाहिए। अब हम जो चर्चा कर रहे थे नेपोलियन की कानून संहिता की, उसके बारे में देखते हैं। जो पुरातन व्यवस्था थी क्रांति से पूर्व, उस समय फ्रांस में कई तरह के कानून प्रचलित थे।
यानी फ्रांस में जो व्यवस्था थी वो कानूनी जंगल की तरह थी। नेपोलियन ने अगस्त 1800 में एक विधिवेत्ताओं की एक समिति बनाई और एक कानून संहिता तैयार करी, जिसे नेपोलियन की कानून संहिता कहा जाता है। इस कानून संहिता को इतना सरल, सूक्ष्म व सुस्पष्ट बनाया गया कि ये पूरे विश्व विख्यात हो गई। इस कानून संहिता की यह विशेषता थी कि इसने मनुष्य के अधिकारों से संबंधित क्रांति की मूलभूत विरासत को वैधानिक दृष्टि से सुरक्षित बना दिया। फ्रांस की नागरिक संहिता या नेपोलियन की कानून संहिता में कुछ अन्य विशिष्ट संहिता को भी जोड़ा गया, जिसमें नागरिक प्रक्रिया की संहिता, वाणिज्य की संहिता, आपराधिक प्रक्रिया की संहिता और दंड विषयक संहिता आदि उल्लेखनीय हैं। नेपोलियन की कानून संहिता ने क्रांति की उपलब्धियों को सुदृढ़ बनाया। उसने उसमें नागरिक समानता का अधिकार, धार्मिक मुक्ति का कानून, धार्मिक सहिष्णुता, सभी उत्तराधिकारियों के लिए विरासत की समानता, सामंतवाद व विशेषाधिकारों का अंत तथा दास प्रथा की समाप्ति करी। कहा जाता है कि यह जो कानून संहिता थी, उसमें जो कानूनों की एक रूपता थी, वो फ्रांस की जनता के लिए नेपोलियन की तरफ से एक नायाब तोहफा था। नेपोलियन की कानून संहिता ने फ्रांस के सभी निवासियों को कुल, धर्म व जाति के भेदभाव से मुक्त कानूनी समानता का अधिकार प्रदान किया। नेपोलियन ने कानून संहिता के अलावा कुछ सार्वजनिक हित के कार्य भी करे। उसने इन सार्वजनिक हित के कार्यों में फ्रांस के सांस्कृतिक उत्कर्ष का कार्य किया। उसने जो स्थल मार्ग बनाए, उसके लिए वाणिज्य व्यापार के लिए लगभग 229 मार्गों का निर्माण किया, जो पेरिस से शुरू होकर फ्रांस के सुदूर क्षेत्रों तक जाते थे। इस प्रकार के निर्माण कार्यों में नेपोलियन ने जो युद्ध बंदी थे, उनकी सेवाओं का प्रयोग किया। नेपोलियन ने स्थल मार्ग के अलावा अनेक महत्वपूर्ण पुल भी बनाए। उसने नहर व जलमार्ग की व्यवस्था भी करी। कई वाणिज्यिक बंदरगाहों का निर्माण भी किया, खतरनाक दलदल को सुखा दिया और उन सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि इसके काल में राज्य प्रासादों की मरम्मत हुई तथा उनके अलंकरण का कार्य भी हुआ। नेपोलियन के काल में नए स्मारक बनाए गए, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाए गए। इटली, स्पेन व नीदरलैंड से लाई गई बहुमूल्य कलाकृतियों से फ्रांस के संग्रहालय तथा महलों को भी सजाया गया। नेपोलियन ने पेरिस शहर के सौंदर्यीकरण का कार्य किया। कहा जाता है कि काउंसलेट के काल में पेरिस का जो विकास था, वो यूरोप के आमोद प्रमोद केंद्रित नगर के रूप में विकसित होने लगा। नेपोलियन के काल में पेरिस की जनसंख्या भी दुगनी हो गई। धन्यवाद।